हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल अकेडमी। मैं पहला चैप्टर जियो में जनन पढ़ा रहा हूँ। आज का लेक्चर है तीसरा पार्ट बी। पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 3 में बात किए थे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक जनन प्रकार के बारे में हम लोग देख चुके हुए हैं। द्विविभाजन द्वारा जनन, प्लाज्मेटोमी द्वारा जनन, मुकुलन द्वारा जनन और विखंडन द्वारा जनन। यहाँ तक हमने बात किया था द्विविभाजन द्वारा जनन क्या होता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद प्लाज्मेटोमी द्वारा प्लाज्मेटोमी द्वारा जनन क्या होता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मुकुलन द्वारा जनन क्या होता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। विखंडन द्वारा जनन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका आप लोग जवाब देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, जीवन काल किसे कहते हैं? जीवन काल किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये इसको बताना है। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, जीवों में जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोन क्या है? क्लोन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन क्या है? तो हम कुछ क्वेश्चन के बारे में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। जीवन काल किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, क्लोन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। अब हम बात करते हैं यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुका हूँ, अध्ययन कर चुका हूँ। आज अध्ययन करेंगे रीजनरेशन द्वारा अलैंगिक जनन। रीजनरेशन द्वारा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रीजनरेशन और विखंडन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रीजनरेशन और विखंडन लगभग सेम टू सेम एक ही जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। विखंडन क्रिया केवल सामान्य प्रक्रिया है और ये लोअर प्लांट में देखने को मिलता है, और जैसे एल्गी, फंजाई इत्यादि। और रीजनरेशन क्रिया एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, यानी कि दबाव एक्सीडेंटल प्रोसेस है, किसी दुर्घटना वाली प्रक्रिया है। ये क्रिया जंतुओं में देखने को मिलता है। ये अंतर पूछा जाता है। विखंडन और रीजनरेशन में क्या अंतर है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी है, वो किसी दुर्घटनावश वो टूट गई। एक पेरेंट बॉडी है, वो किसी दुर्घटनावश वो टूट गई 2-4 खंडों में। तो प्रत्येक खंड अपने आप को रीजनरेट करके नए जीव की उत्पत्ति करेगा। जैसे प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया है, इसका ये हेड है, ये ट्रंक है और ये टेल वाला भाग है। इसको प्लेनेरिया को हम 3 भागों में कट कर दिए, यानी 3 भागों में तोड़ दिए या कट कर दिए। 3 भाग इसके कर दिए। एक हेड वाला पोर्शन
एक हेड वाले पोर्शन को काट कर दिया, यानी कि यहाँ से एक खंड को काट दिया और यहाँ से कट, यानी कि 3 खंड में बट गया। एक प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की पेरेंट बॉडी है, इसको हमने 3 भागों में काट दिया। ये हेड वाला पोर्शन है, ये ट्रंक वाला पोर्शन है और ये टेल वाला पोर्शन है। प्रत्येक भाग अपने आप को रीजनरेट करके करेगा। प्रत्येक भाग रीजनरेट करेगा और नए संतान की संपूर्ण बॉडी को बना लेगा। प्रत्येक भाग अपने आप को रीजनरेट करेगा और संपूर्ण बॉडी को बना लेगा। ट्रंक वाले भाग अपने आप को रीजनरेट करेगा, हेड वाला भाग रीजनरेट करके संपूर्ण बॉडी को बना लिया है। ये प्लेनेरिया की बॉडी है, इसको हम 3 भागों में काट दिए। प्रत्येक कटा हुआ भाग अपने आप को रीजनरेट कर दिया, जिसे हम प्रत्येक भाग अपने आप को रीजनरेट करके नए संतान की उत्पत्ति करेगा। ये है रीजनरेटेड पार्ट। ये रीजनरेटेड जो डॉटेड लाइन है वो रीजनरेटेड पार्ट है, रीजनरेटेड वाला भाग है और संपूर्ण बॉडी का निर्माण हो गया। ये मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन प्रक्रिया है। मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन क्रिया है कि जो बॉडी जो टूटा हुआ भाग होगा संपूर्ण बॉडी का निर्माण। मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन का मतलब होता है संपूर्ण बॉडी का विकास होना, प्रत्येक टूटे हुए भाग से संपूर्ण बॉडी का विकास होना। फ्रैगमेंट पार्ट ऑफ प्लेनेरिया। एक रीजनरेशन प्रक्रिया एक और होती है, वो ईपीमॉर्फोसिस होती है। ईपीमॉर्फोसिस का मतलब जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे छिपकली क्या होती है, जैसे भी उसको विपरीत आपदा पड़ती है, जैसे ही छिपकली को विपरीत आपदा पड़ती है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है। वो अपनी पूंछ क्या कर देती है, छोड़ देती है। कुछ समय बाद आप देखेंगे, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो जिस छिपकली की पूंछ टूटी होगी, जिस छिपकली की टेल टूटी हुई होगी, वहाँ से नया टेल निकलता हुआ दिखाई देगा और कुछ दिनों बाद संपूर्ण टेल का निर्माण हो जाएगा। वो है ईपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन। यानी ईपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन में टूटे हुए भाग, जहाँ पे जो बॉडी पार्ट टूटा होता है वो उस स्थान से नया बॉडी पार्ट बन जाता है। जैसे लिम्ब का निर्माण होना, टेल का निर्माण होना, ये ईपीमॉर्फोसिस प्रक्रिया है। ये मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन है। एक होता है
ईपीमॉर्फोसिस। ईपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन। ईपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन में क्या बात होती है, जैसे आपके घरों में एक छिपकली है, छिपकली की विपरीत परिस्थिति पड़ी तो क्या करती है, अपनी पूंछ को कंफ्यूज करने के लिए, जो व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए अपनी पूंछ को तोड़ देती है, छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों बाद उसी छिपकली को देखेंगे तो जहाँ से बॉडी पार्ट टूटा हुआ था वहीं से नया टेल निकलता हुआ दिखाई देगा और कुछ दिनों बाद वो संपूर्ण टेल का निर्माण होगा। वही है आपका ईपीमॉर्फोसिस। ये बात हुई रीजनरेशन के बारे में। अब बात करते हैं जिम्मी द्वारा अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं जिम्मी द्वारा अलैंगिक जनन। जिम्मी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जिम्मी क्या है? जिम्मी कोशिकाओं का समूह है। जिम्मी क्या है? जिम्मी कोशिकाओं का समूह है जिसका निर्माण जिम्मा कप में होता है। जिम्मा कप मार्केंसिया प्लांट में, मार्केंसिया के थैलस में आपको दिखाई देता है। जैसे ये मार्केंसिया का थैलस है। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा संघ का एक पौधा प्लांट होता है। ये एपिकल नॉच है, ये राइजोम है और इसी के थैलस में आपको जिम्मी कप देखने को मिलेगा। इसी थैलस में आपको कप के समान एक संरचना दिखाई देगी जिसे हम जिम्मी कप कहते हैं। ये क्या है? जिम्मी कप। ये क्या है? जो हरा हरा है वो जिम्मी है। जिम्मी क्या है? जिम्मी कोशिकाओं का समूह होता है जिसका निर्माण जिम्मी कप में होता है। और ये बॉडी किसकी है? मार्केंसिया की। मार्केंसिया का थैलस है। और जब परिपक्व जिम्मी कप से निकलकर एक नए प्लांट को उत्पत्ति करेगा। जिम्मी क्या है? जिम्मी कोशिकाओं का समूह है, इसका निर्माण जिम्मी कप में होता है। जिम्मी कप आपको मार्केंसिया के पौधों में देखने को मिलता है, मार्केंसिया के थैलस में देखने को मिलता है। जब जिम्मी परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, जिम्मी कप से निकलकर संपूर्ण अंकुरित होकर के नए पादप की उत्पत्ति करेगा। यह हुआ जिम्मी द्वारा रीजनरेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्मी कप किस में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि
जिम्मी कब किसमें पाया जाता है और जिम्मी द्वारा अलैंगिक जनन किसमें देखने को मिलता है। जिम्मी क्या है, कोशिकाओं का समूह। तो जिम्मी द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, मार्केजिया में होता है। और जिम्मी किसमें बनते हैं, जिम्मी कब में बनता है। ये बात थी जिम्मी द्वारा अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। कोनिडिया द्वारा कोनिडिया आपको फंजाई में देखने को मिलता है। कोनिडिया एक प्रकार का स्पोर है जो आपको फंजाई में दिखाई देता है। कोनिडिया क्या है, कोनिडिया इक्सोस्पोर, कोनिडिया इक्सोस्पोर होता है जो फंजाई में बनता है, जो फंजाई में बनता हुआ दिखाई देता है। और कोनिडिया ये कोनिडिया है जो कोनिडियोफोर पर लगा हुआ है। कोनिडिया एक इक्सोस्पोर है, बहिर्जात बीजाणु है। इक्सोस्पोर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण स्पोरेंजिया में नहीं होता है, इसलिए इसे कोनिडिया को इक्सोस्पोर कहते हैं। कोनिडिया कोनिडियोफोर पर एग्रोपेटल या सक्सीपेटल क्रम में लगा होता है। ये क्या है, कोनिडिया है। ये क्या है, कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर है। ये क्या है, हाइफा है। हाइफा या इसका बहुवचन होता है हाइफी। हाइफी। ये कोनिडिया है, कोनिडियोफोर है। प्रत्येक कोनिडिया से नए नए पौधे की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक परिपक्व कोनिडिया नए प्लांट की उत्पत्ति करेगा। कोनिडिया एक क्या है, कोनिडिया एक इक्सोस्पोर है, बहिर्जात जीवाणु है। क्या है, इक्सोस्पोर। कोनिडिया क्या है, इक्सोस्पोर। हिंदी में इसे कहते हैं बहिर्जात बीजाणु। बहिर्जात बीजाणु हिंदी में से कहते हैं। और ये कोनिडियोफोर से लगा हुआ होता है। कोनिडियोफोर पर या एग्रोपेटल या सक्सीपेटल क्रम में लगा होता है। कोनिडियोफोर हाइफी से जुड़ा होता है। हाइफी क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे के समान संरचना होती है जो फंजाई की बॉडी होती है। और प्रत्येक कोनिडिया से नए प्लांट की उत्पत्ति होगी। किसमें होता है कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन, ये देखते हैं। जैसे पेनिसिलियम, सॉरी गलती हो गया। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम एस्परजिलस, पेनिसिलियम एस्परजिलस में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
अब बात करते हैं बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन। बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन बाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन इंग्लिश में से कहते हैं बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन। तो बीजाणु जनन की परिभाषा देखते हैं। बीजाणु जनन है क्या? बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी में होता है, स्पोरेंजिया में होता है। क्या है बीजाणु? परिभाषा देखते हैं। बीजाणु इंग्लिश में से कहते हैं स्पोर। इस बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु क्या है देखते हैं। स्पोर सिंगल सेल है। एक कोशिका होता है। स्पोर एक कोशिका होता है जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। स्पोर का निर्माण स्पोरेंजियम इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी में स्पोर का निर्माण स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी में होता है। स्पोर स्पोरुलेशन प्रक्रिया क्या है? स्पोरुलेशन एक प्रकार की अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है या बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर का मतलब होता है स्पोर, लेशन का मतलब है तो फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन यानी स्पोर का निर्माण। स्पोर का मतलब होता है स्पोर, बीजाणु। लेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर क्या है? सिंगल सेल है जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। स्पोर का निर्माण स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी में होता है। ठीक। स्पोर दो प्रकार के होते हैं। स्पोर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोटाइल स्पोर। दो प्रकार के होते हैं। स्पोर दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है, एक होता है मोटाइल स्पोर, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु। एक होता है नॉन मोटाइल स्पोर, हिंदी में से कहते हैं अचल बीजाणु। चल बीजाणु को जू स्पोर भी कहते हैं।
चल बीजाणु को जूस्पोर भी कहते हैं। चल गया, इसका मतलब इसमें चल बीजाणु में या तो फ्लैजेला या सीलिया पाई जाएगी, जिसके कारण वो मूव कर सकता है, गति कर सकता है। अचल बीजाणु में सीलिया फ्लैजेला नहीं पाई जाती। सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, ये मूवमेंट में, सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट में भाग लेते हैं, गति करने में भाग लेते हैं। जो लोअर प्लांट या एनिमल में देखने को मिलता है, जैसे आपके बैक्टीरिया में फ्लैजेला देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कुछ बीजाणु भी होते हैं जिनमें फ्लैजेला देखने को मिलता है, वो जिसके माध्यम से वो अपने आप को मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती, वो नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात वो चल नहीं पाते, गमनशील होते हैं, उसे हम नॉन मोटाइल स्पोर कहते हैं। जूस्पोर, मोटाइल स्पोर को जूस्पोर भी कहते हैं। इसका मोटाइल स्पोर का निर्माण जूस्पोरेंजियम में होता है। जूस्पोरेंजियम मोटाइल स्पोर का निर्माण जूस्पोरेंजियम में होता है। इसमें फ्लैजेला या सीलिया पाई जाती है। ये गति कर सकते हैं, ये गति करते हैं। इनका निर्माण अनुकूलतम परिस्थितियों में होता है। यानी कि मोटाइल स्पोर को जूस्पोर भी कहते हैं। इसका निर्माण जूस्पोरेंजियम में होता है। इसमें फ्लैजेला या सीलिया पाई जाती है, ये गति करते हैं। इनका निर्माण अनुकूलतम परिस्थितियों में होता है। जूस्पोर में 1, 2, 4 या बहु फ्लैजेला देखने को मिलता है। जैसे कौन जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजेला पाया जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजेला पाया जाता है। डायग्राम देखते हैं। ये है फ्लैजेला, ये क्या है, ये फ्लैजेला है जो स्विमिंग या मूवमेंट में भाग लेता है। क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजेला पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में क्लेमाइडोमोनास के स्पोर का चित्र दिया गया है। फिर इसके बाद अदर देख लेते हैं। ये तो पहला नंबर बात हुई। दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स में 4 फ्लैजेला पाया जाता है। यानी कि यूलोथ्रिक्स के जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर होते हैं, उसमें 4 फ्लैजेला पाया जाता है। फोर फ्लैजेला 2 फ्लैजेला। ऊडोगोनियम में बहु फ्लैजेला पाया जाता है, मल्टी फ्लैजेलेटेड होता है, यानी कि बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं।
यूडोगोनियम में मल्टी फ्लैजेला, यानी बहुत सारे, ये इस बीजाणु में बहुत सारे फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? मल्टी फ्लैजेला। ये था क्लैमाइडोमोनास में 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स में 4 फ्लैजेला पाई जाती है, और यूलोथ्रिक्स में 4 फ्लैजेला पाई जाती है, यूडोगोनिया में बहु फ्लैजेला पाई जाती है। ये बात थी चल बीजाणु की। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि यूलोथ्रिक्स के जूस्पोर में कितने फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये सब एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आपका पैरामेडिकल एग्ज़ाम हुआ, नीट एग्ज़ाम हुआ, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते रहते हैं, फ्रेम होते रहते हैं, बनते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अचल बीजाणु क्या है। अचल बीजाणु कहने, इसके नाम से ही विदित हो रहा है। अचल का मतलब है इसमें फ्लैजेला या सीलिया नहीं पाई जाती, यानी कि अचल बीजाणु के फ्लैजेला या सीलिया नहीं पाई जाती है। ये प्रतिकूल परिस्थिति में इनका निर्माण होता है।